हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इनकी डिटेल स्टडी हम कर चुके हैं। अब अपने पास है आर्हेनियस इक्वेशन। वो जो अपन ने डेफिनेशंस करी है वो यहाँ आर्हेनियस इक्वेशन में और ग्राफ में अपने यूज़ में आएगी। तो आर्हेनियस इक्वेशन है क्या? K इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये तो बात हो गई आर्हेनियस इक्वेशन की कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। अब आर्हेनियस इक्वेशन बनी क्यों, या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, या केमिकल काइनेटिक्स में इसका क्या यूज़ है, तो बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हम समझना चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो इन जनरल अपन बात कर रहे हैं, इन जनरल on increasing temperature rate of reaction increases। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहला क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज क्यों होता है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हर एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। हर एक रिएक्शन, या मैं कह दूँ रिएक्टेंट को स्टार्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर कर उस रिएक्टेंट को या उस रिएक्शन को प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए मैंने कहा इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी हम स्टार्टिंग में रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर रिएक्शन स्टार्ट हुई है और अब हम उस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हम टेम्परेचर के थ्रू उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। तो वो जो एनर्जी बैरियर अपने पास है उस एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम, सो दैट्स वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। क्लियर है? ये टेम्परेचर का इफेक्ट हर एक रिएक्शन पे अपन ने ऑब्जर्व करा। अब बात करते हैं इन जनरल ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्स 2 to 3 times इंक्रीजेस। अगर कोई भी रिएक्शन है उसका हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्टार्टिंग टेम्परेचर के कंपेयर में 2 to 3 times इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ अगर बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट, तो मैंने कहा एक रेट कांस्टेंट मैंने लिया T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और एक रेट कांस्टेंट लिया मैंने T+10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी इनिशियली अपन ने लिया है KT,
रेट कांस्टेंट, और अब टेम्परेचर अपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया, अब रेट कांस्टेंट हो गया के टी प्लस 10। अगर यहाँ रेशो निकालते हैं किसका, इस रेट कांस्टेंट का रेशो के टी प्लस 10 अपॉन के टी, ये अप्रॉक्स कितना आता है 223। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, फॉर न्यूमेरिकल्स, तो ये के टी प्लस 10 अपॉन के टी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स फॉर न्यूमेरिकल्स, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम ग्राफिकल देखते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये अपने पास है एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स। इन एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, जिसको अपने नाम दिया था एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी बैरियर अपने को क्रॉस करना है। तो सोचें कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ जो एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इनका नंबर धीरे 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 बढ़ने लगता है, जो एनर्जी गेन कर रहे हैं। ये एवरेज एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होते जाएंगे, मोर अमाउंट या मोर नंबर में इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, और जैसे ही इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ अगर बात करते हैं, ये एक तो जो रेशियो अपन ने निकाला है, इस रेशियो को नाम दिया गया टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या नाम दिया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, के टी प्लस 10 अपॉन के टी। और आर्हेनियस ने मैथमेटिकली टेम्परेचर की डिपेंडेंस को रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में रिलेट करा, किस इक्वेशन से, k इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब यहाँ इस इक्वेशन में ये अपन ने जनरल बात करी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं आर्हेनियस की। अपन ने देख लिया टेम्परेचर इंक्रीज करा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने को रेट कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक नई टर्म आ गई। मैं बात कर रहा हूँ आर्हेनियस ने, यहाँ जो k है अपने पास क्या है, रेट कांस्टेंट। a क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं। E a अपने पास है एक्टिवेशन एनर्जी, R अपने पास है गैस कांस्टेंट, और T अपने पास है टेम्परेचर। तो अगर बात करते हैं आर्हेनियस ने किया क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ अ इक्वेशन विच रिलेट्स रेट कांस्टेंट विथ एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये दो तो अपने पास क्या है, कांस्टेंट्स है। ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट है, और ये गैस कांस्टेंट, ये तो दो कांस्टेंट्स है। यहाँ जो आर्हेनियस ने एक्सप्लेनेशन दिया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, वो विथ रिस्पेक्ट टू दिया एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर। तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर बात करते हैं कि T को अगर इंक्रीज करते हैं तो K का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा।
अगर टी इंक्रीज करते हैं तो के का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो के का वैल्यू क्या होगा, कम। या मैं कहता हूँ जिन रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं ए गिव्स बी, इस रिएक्शन के लिए मैं मान रहा हूँ कि रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट चाहे जितने हों, उनकी पावर कुछ भी हो। अगर मैं कह दूँ कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी की कंसंट्रेशन कितनी कर दे अपन, 1, तो यहाँ अब रेट को हम डिफाइन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट। रेट को डिफाइन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर के इंक्रीज होता है तो रेट भी इंक्रीज होगी, या मैं कहता हूँ रेट इंक्रीज हो रही है इसलिए के इंक्रीज होगा। इसीलिए आर्हेनियस ने के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन ड्रॉ किया। कहाँ से किया? यहाँ से, क्योंकि के इंक्रीज मतलब रेट इंक्रीज, कंसंट्रेशन हमको कंडीशन में लगा दी कि कंसंट्रेशन होगी 1 मोल पर लीटर। अब यहाँ अगर बात करते हैं इस इक्वेशन में k इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैंने कहा t इंक्रीज करा, क्या करा, t इंक्रीज, तो t इंक्रीज करने पर 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, ये है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस ई ए अपॉन आर टी। टी इंक्रीज करने पर 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर है? तो जो माइनस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू डिक्रीज। ये माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवाइड के अंदर प्लस, तो यहाँ माइनस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो प्लस की वैल्यू क्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। या मैं कह दूं कि जो k का वैल्यू है इस माइनस के डिक्रीज होने की वजह से k का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है? या अगर बात करते हैं ग्राफिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की, ग्राफिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये मैंने कहा रेट कांस्टेंट है, ये के, और ये टेम्परेचर। तो आर्हेनियस की बात कर रहे हैं, तो आर्हेनियस का जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जिसके बेसिस पे ये इक्वेशन बनी है वो क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, टी इंक्रीज के इंक्रीज, टी इंक्रीज के इंक्रीज, टी इंक्रीज के इंक्रीज। क्लियर? लेकिन यहाँ रिलेशन अपने पास कैसा है, एक्सपोनेंशियल का। ये रिलेशन कैसा है, e की पावर में एक्सपोनेंशियल। तो अपन सोच सकते हैं कि अब t इंक्रीज करने पर जो k में इंक्रीज आएगा वो कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल का। कि एक्सपोनेंशियल मीन्स t को हमने बहुत थोड़ा इंक्रीज करा। आप देखो t के अंदर टेम्परेचर में जो इंक्रीज करा है बहुत थोड़ा किया है, लेकिन जो k में चेंज आया है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा। ये k में चेंज आ गया, इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर k इंक्रीज होता है, और वो भी कैसा, एक्सपोनेंशियली। क्लियर है? तो ये अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट कर रहा है रेट कांस्टेंट को, या मैं कह दूँ रेट ऑफ रिएक्शन को, किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में। और इसी इक्वेशन को अपने नाम दिया आर्हेनियस इक्वेशन। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने से पहले इसको थोड़ा सा और दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं।
अगर मैं इस इक्वेशन का लॉग ले लूँ, लॉग के बेस ई, लॉग ए टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का मतलब लॉग में क्या हो जाएगा, प्लस क्लियर, ये हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये माइनस की पावर कहाँ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी, बचा क्या, लॉग बेस ई, ई ये लॉग बेस ई कितना हो जाएगा, 1, क्लियर। और यहाँ लॉग बेस ई के बेस ई को हटाया मैंने और क्या कर दिया, 2.303 लॉग बेस 10 के इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ से 2.303 का डिवाइड यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, तीनों जगह क्या करते हैं 2.303 का डिवाइड, तो इक्वेशन अपने पास बनेगी log 10 k इक्वल्स टू log 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी, और ये आ गया नीचे 2.303, क्लियर है। 2.303 का डिवाइड यहाँ भी और यहाँ भी, तो अपने पास इक्वेशन बन गई log बेस 10 के इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, क्लियर है। ये अपने पास एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, क्लियर। अब यहाँ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात करें कि व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन, तो आंसर हो गया अपने पास k इक्वल्स टू ए टू दी पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सेकेंड क्वेश्चन, आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट्स, तो आर्हेनियस इक्वेशन किसको रिलेट करती है, तो आंसर अपने पास जाएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ROR रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बनता है कि इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो T इंक्रीज करने पर K क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन K एंड T, ग्राफ बिटवीन K एंड T, तो अभी ग्राफ अपन ने प्लॉट किया था एक्सपोनेंशियल का, कुछ ऐसा, ये K और ये T। ये क्वेश्चन अपने पास था IIT 2009 में कि K को और T को ग्राफिकली कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि T1 और T2 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट K2 है, तो अब यहाँ फॉर्मूला ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगा। तो अपन ने देखा कि फाइनली अपने पास फॉर्मूला आया log बेस 10 k इक्वल्स टू log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी। टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट चेंज होता है, क्लियर है।
तो अगर मैंने कहा T1 टेम्परेचर मैंने लिया तो यहाँ K1, T2 टेम्परेचर अगर मैंने लिया, T2 टेम्परेचर, तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा K2। ध्यान से समझना, थोड़ी सी मैथ्स है। T2 टेम्परेचर पे कांस्टेंट K2 और K1 और K2 को रिलेट करना है। कैसे करेंगे? अगर मैं कह दूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये कर दे अपन, इसमें से इसको माइनस करना है, तो log बेस 10 K2 माइनस log बेस 10 K1 इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T2 माइनस log बेस 10A और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन आर T1। यहाँ क्लियर है? log K2 की वैल्यू ये रही, log K1 की वैल्यू जैसे रखेंगे तो यहाँ अपने को log K2 में से log K1 माइनस करना है, तो माइनस जैसे ही यहाँ आएगा ये तो माइनस का रहेगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से अगर बात करते हैं, ये log बेस 10A और ये log बेस 10A कैंसिल आउट हो जाएंगे, ई ए अपॉन आर ये क्या आ जाएगा अपने पास, कॉमन आ जाएगा। कॉमन आते ही ई ए अपॉन 2.303 रह गया, यहाँ पर ने लिख दिया 2.303 2.303 2.303 2.303, तो ये अपने पास आ गया ई अपॉन 2.303 आर। ये बेस अगर ई होता तो ये नहीं आता, लेकिन मैं बेस 10 लेके चल रहा हूँ इसलिए 2.303 लिखना पड़ेगा, कंपलसरी कंडीशन है इसलिए मैंने लिख दिया। तो ई ए अपॉन 2.303 आर माइनस का 1 अपॉन T2 प्लस का 1 अपॉन T1। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 प्लस का और 1 अपॉन T2 माइनस का, और लॉग में माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो log K2 अपॉन K1। क्लियर है? ये अपने पास फॉर्मूला हो गया रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो अपने पास दो डिफरेंट टेम्परेचर है T1 और T2, जहाँ पर K1 और K2 में अपने रिलेशन ड्रॉ कर लिया। ये क्वेश्चन अपने पास आया था नीट 2012 में। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, रिलेट रेट कांस्टेंट इन आरएनएस इक्वेशन। तो अपने पास ये फार्मूला डायरेक्ट था, डायरेक्ट टिक करना था और कुछ भी नहीं करना था। log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो अपने पास एक क्वेश्चन और बन गया, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है आर्हेनियस इक्वेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राफ का। तो अगर बात करें, यहाँ अपने पास होता log K और ये होता अपने पास 1 अपॉन T। K और T में तो ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं log बेस 10 K और 1 अपॉन T के बीच में ग्राफ। तो यहाँ देखना, ये क्या है अपने पास y,
ये क्या है C, ये माइनस, ये क्या बन गया अपने पास M, और ये 1/t क्या हो गया x। तो इक्वेशन क्या बनी y इज इक्वल्स टू C माइनस mx, और y इक्वल्स टू C माइनस mx का मतलब ये इंटरसेप्ट अपने पास स्टार्टिंग में रहेगा कितना log बेस 10a, और जो अपने पास ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव स्लोप का और स्ट्रेट लाइन। ये नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। यहाँ अगर बात करते हैं स्लोप की तो स्लोप होगा माइनस EA/2.303 R। क्लियर है? ग्राफ का क्वेश्चन, ग्राफ के साथ में पूछ ले कि ग्राफ कैसा बनेगा, या फिर पूछ ले कि इस ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, तो ये क्वेश्चन अगला और इसके बाद का क्वेश्चन ये रहा। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन होता कि इफ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ अपने बनाया है इस ग्राफ का, ये अपने को देता था x। इफ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये अपने को फाइंड करनी होती। तो अपने को क्या पता है स्लोप का वैल्यू क्या माइनस EA/2.303 R, और इसने स्लोप का वैल्यू कितना दे दिया x। तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता तो यहाँ मैं लिखता कि माइनस EA/2.303 R इक्वल्स टू x, सो दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 R इंटू x। ये अपने पास आंसर हो जाता। क्लियर है? आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? चाहे वो बोर्ड्स की अगर बात करें 12 बोर्ड्स के अंदर, या फिर अपन बात करते हैं नीट में या जेई में। तो मैं अभी तक का जो पैटर्न है बोर्ड का और नीट और जेई का, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? तो अपने पास आंसर हो गया k इक्वल्स टू a e⁻e/RT। सेकेंड क्वेश्चन हो गया कि आर्हेनियस इक्वेशन किसको रिलेट करती है? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T इंक्रीज करने पर K क्या होता है? तो T इंक्रीज करने पर K इंक्रीज होगा, या इन जनरल अगर बात करते हैं, मैंने पहले लिखा था इन जनरल जितनी भी रिएक्शन है दुनिया की, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है और K भी इंक्रीज होता है। यहाँ हम दुनिया की हर एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ इक्विलिब्रियम के अंदर, तो इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आती है फिर हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है तो इक्विलिब्रियम में डिफाइन करना पड़ेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, क्योंकि वहाँ T इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम स्टेट में K इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, तो वहाँ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में डिफाइन होता है कि क्या इक्विलिब्रियम स्टेट है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट हो तो हमको ज़रूरत पड़ेगी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। 2016 या 17 का नीट का क्वेश्चन है जहाँ पर T1 और T2 टेम्परेचर गिवन थे, लेकिन ये डिफाइन नहीं था कि T1 ज़्यादा है या T2 ज़्यादा है, और उसका इफेक्ट पूछा था। तो इन जनरल हम मानते हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, या मैं कह दूँ इन जनरल अपन बात करते हैं तो T1 लोअर टेम्परेचर होता है और T2 हायर टेम्परेचर। इन जनरल व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, मेरा बेस है नीट का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो मेरा बेस है
कि जहाँ T2 को हायर टेम्परेचर माना है और T1 को लो टेम्परेचर। अगर तुम लोग कहो कि मैं तो नहीं मानता T2 टेम्परेचर को हायर, मैं तो लोअर मानूंगा, तो वो जो नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो गलत करके आएंगे। तो यहाँ हमको डिफाइन है कि अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो T2 को हम ज़्यादा मानेंगे T1 के कंपेयर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया कि ग्राफ बिटवीन K एंड T। तो K और T के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल का। ये कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास आता है कि T1 और T2 टेम्परेचर पे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। ये अपने लिख दिया log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया कि आर्हेनियस इक्वेशन में अगर बात करते हैं log बेस 10K और 1 अपॉन T के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ में, जहाँ पॉजिटिव इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा? आर्हेनियस कांस्टेंट के लॉग के इक्वल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ग्राफ का जो स्लोप हो वो कितना आएगा? तो इस ग्राफ का स्लोप आ गया माइनस E अपॉन 2.303 R। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देता कि स्लोप का वैल्यू हमको गिवन होता और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी होती, तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि इफ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू x देन फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमको याद रखना पड़ेगा कि आर्हेनियस इक्वेशन में अगर ग्राफ लॉग बेस 10 और 1 अपॉन T के बीच में प्लॉट करते हैं तो उसका जो स्लोप आता है वो माइनस E अपॉन 2.303 R है। तो अपने पास आंसर इजीली आ जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट हो रहा है टेम्परेचर का? तो ध्यान से देखना, यहाँ मैंने T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को K1 करा और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट को K2 करा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अभी भी कितनी है? EA। इट मीन्स टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन E एक्टिवेशन। क्लियर है? तो क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर सकता है? आंसर है हाँ, वो है अपने पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ एक रिएक्शन का इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। आर्हेनियस इक्वेशन पे बेस सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम बाद में करेंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी और ऑन द रिएक्शन। ये अपने पास रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्शन। क्लियर है? तो जैसे ही यहाँ कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं, विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चूजिंग अ न्यू पाथ। अब यहाँ कैटलिस्ट इन जनरल पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, क्योंकि कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, लेकिन उसका नाम होता है कैटलिस्ट पॉइजन, जिसको अगर बात करें नेगेटिव कैटलिस्ट या कैटलिस्ट पॉइजन की तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। लेकिन इन जनरल जहाँ भी कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वहाँ इन जनरल वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स कैटलिस्ट
पॉजिटिव कैटलिस्ट हमको मानना है जब तक कि उसमें नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं लिखा हो। क्लियर है? तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, व्हेन वी ऐड अ कैटलिस्ट विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन और विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चूजिंग अ न्यू पाथ, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे हो सकता है? जब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाए। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूँ। मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का पहला अपने पास मेथड था कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है जो पहले प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है। उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर मैंने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या होगा, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करके वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते ही प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इंक्रीजेस। जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया। अब मैंने कहा एनर्जी बैरियर को ही कम कर दूं और टेम्परेचर को चेंज नहीं करूं तो क्या होगा? मैंने कहा एनर्जी बैरियर को मैंने डिक्रीज कर दिया, ये एनर्जी बैरियर मैंने कम कर दिया। पहले एनर्जी बैरियर कहां था? यहां पे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कितनी एनर्जी चाहिए थी? इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी नहीं है तो इस एनर्जी बैरियर को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं करेंगे। अब मैंने कहा इस एनर्जी बैरियर को ही मैंने नीचे ले आया। अब तुम कहो कि एनर्जी बैरियर नीचे कैसे आ सकता है? यूजिंग अ कैटलिस्ट विच ऑल्टर्स द पाथ ऑफ द रिएक्शन। पहले रिएक्शन का पाथ कौन सा था? ये वाला। अब रिएक्शन का पाथ कौन सा हो गया? ये वाला। तो यहां जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पहले के कंपेयर में क्या हो चुकी है? डिक्रीज। तो पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, वो हम टेम्परेचर से प्रोवाइड कर रहे थे। टेम्परेचर इंक्रीज करो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे और इस वाले एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि मैंने टेम्परेचर चेंज नहीं करा और फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ? बाय यूजिंग कैटलिस्ट। अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं तो देखना ध्यान से, कैटलिस्ट डालते क्या हो गया? एनर्जी बैरियर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो अब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी एनर्जी तो नहीं थी लेकिन इतनी एनर्जी थी, क्या वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे? वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी एनर्जी तो नहीं है, इतनी ये एनर्जी नहीं है, दे नॉट हैव इनफ एनर्जी टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर, but they have the enough energy to cross this energy barrier without increasing temperature. Then what happened? Those reactant molecules participate in the reaction to form product. यानी हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करा और फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया बाय यूजिंग कैटलिस्ट। ये कहाँ पर आ गया अपने पास? यूजिंग कैटलिस्ट, या मैं कह दूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और ये है अपने पास इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है? ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो अगर मैं फिर से बात करूं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है? विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग
टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन ROR। अरे बोलो है ना, तो आंसर है हाँ, यस, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। क्लियर है? कैटलिस्ट का यूज करो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा बिना टेम्परेचर को चेंज करें। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है? तो कैटलिस्ट क्या करता है? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। आंसर क्या लिख दिया मैंने? डिक्रीज द ई एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? या मैं कह दूं कैटलिस्ट ऑल्टर्स द पाथ ऑफ द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। तो देखना अपने पास कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे, आर्हेनियस इक्वेशन पे। क्लियर है? तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी, न्यूमेरिकल्स आगे देखेंगे अपन। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है। अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्स 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देख सकते हैं। ये मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? NE/NT। अब यहाँ NE/NT का अगर वैल्यू मीनिंग लिखना चाहूँ मैं, NE/NT, तो यहाँ मीनिंग क्या है? ये तो है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, और ये है टोटल नंबर ऑफ reactant molecules, number of activated reactant molecules, total number of reactant molecules। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी परसेंटेज, यानी कितना पार्ट अपने पास है उसकी बात कर रहे हैं अपन। और ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी है। अपन बात कर रहे हैं T1 टेम्परेचर पे। T1 टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा आएगा अपने पास में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। यहां अगर बात करते हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं पॉइंट, इस काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो यहां इस काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये क्या है? ये क्या अपने पास? इस काइनेटिक एनर्जी
की अगर बात करें तो ये है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। द काइनेटिक एनर्जी related with maximum fraction of molecules is known as most probable kinetic energy। इसको नाम दे दिया मैंने KEMP, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी भी अपन पढ़ते हुए आए हैं 11th क्लास के अंदर। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी विच इज पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स जो एक टाइप की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं वो उसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ हमको नंबर से मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। उसकी वेलोसिटी की वैल्यू से मतलब नहीं है कि वो वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ किससे मतलब नहीं है? वेलोसिटी से, कि वेलोसिटी कम है या ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपने पास पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उस पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम फ्रैक्शन कौन सी वेलोसिटी या कौन सी काइनेटिक एनर्जी रख रहा है। अब वो काइनेटिक एनर्जी हो सकता कम हो सकता वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो। यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर की, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रैक्शन, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी रखेंगे उसे हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। एक कंडीशन के बाद में जब बात करते हैं अपन, तो एक कंडीशन के बाद में मैं ये कंडीशन मान लेता हूँ, ये वो मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये इतनी एनर्जी रखते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। इट मीन्स ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? अब मैंने कहा ये T1 टेम्परेचर पे अपन बात कर रहे हैं, ये मैंने बोल दिया कहाँ पर है, T1 टेम्परेचर। अब मैंने ले लिया T2 टेम्परेचर और T2 मैंने बोला है ग्रेटर देन होगा T1 से। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस ग्राफ पे टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, या मैं कह दूं टेम्परेचर का इफेक्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी पे कैसे होता है, ग्राफिकल देखते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैंने कहा कहां पर, T2 टेम्परेचर पर। ये T2 टेम्परेचर पे अपने ग्राफ है। अब यहां जब मैं बात करता हूं T2 टेम्परेचर ज़्यादा है T1 से, ध्यान से सुनना, T2 टेम्परेचर ज़्यादा है। मैंने क्वेश्चन कहा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पॉसेस्ड मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही अगर बात कर रहे हैं किसकी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, T इंक्रीज करा तो जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी रख रहे थे उन मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो गया, ग्राफ क्या आ गया, नीचे। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ये T1 टेम्परेचर पे थे, ये T1 पे थे और ये T2 पर।
तो बताओ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डिक्रीज। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पॉजेस मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर है? तो ये जो मॉलिक्यूल डिक्रीज हुए हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी रख रहे थे, ये गए कहाँ पर, ये चले गए उस कंडीशन के आगे जो प्रोडक्ट बनाती है। मैंने कहा था ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास में एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये वो पॉइंट है। तो ये जो फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा। अब ये फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट बनाने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर बात करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो फिक्स है, उनको हम चेंज नहीं कर रहे। कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, फिक्स है, अब उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे। हम उसी एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हमने मॉलिक्यूल लिए हैं, उसको कंसीडर कर रहे हैं हम। तो अगर मैं कहता हूं कि पहले जो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, अब मैंने उनको कहां भेज दिया, प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन जो पहले मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे उनका नंबर ज़्यादा था और वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी रख रहे थे। अब मैंने क्या करा, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को लिया और कहाँ भेज दिया, वहाँ जहाँ उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है और वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ जो फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखना ध्यान से, ये वो फ्रैक्शन इंक्रीज हो गया। क्लियर है? ये जो फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी नहीं थी या जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, अब वो कहाँ चले गए, प्रोडक्ट बनाने की तरफ। क्लियर? अगर मैं कहता ये T1 टेम्परेचर को T डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं और T2 टेम्परेचर को T+10 डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं, T1 को T डिग्री सेंटीग्रेड और T2 को T+10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में पहले जो अपने पास एरिया रहा होगा अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व है T डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहाँ पर है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर मैं कहता कि मैं इस एरिया की बात करता हूँ, ये जो एरिया है ये अपने पास हो गया T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T+10 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, T+10 डिग्री सेंटीग्रेड, एरिया अंडर द कर्व एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड T+10 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर कंपैरिजन करते हैं प्रैक्टिकली, तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि T+10 डिग्री सेंटीग्रेड के जो अंडर कर्व है, जो एरिया है, वो एरिया T डिग्री सेंटीग्रेड एरिया का डबल होगा। द एरिया अंडर द कर्व ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर द कर्व। इसमें जो एरिया आएगा, ये एरिया, ये जो एरिया है ये इस T डिग्री सेंटीग्रेड एरिया का क्या आएगा, डबल। इसका मतलब ये पॉइंट वो पॉइंट था जहां एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी है, इट मीन्स वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले जितना प्रोडक्ट बन रहा होगा, अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रोडक्ट के बनना का रेट क्या हो गया, डबल। प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो गई, डबल। गिवन टाइम में प्रोडक्ट डबल बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल। तो ये अपने पास है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हमारे को एक्सप्लेनेशन देता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि T इंक्रीज करने पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ये MP1 थी और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी MP2। तो अगर मैं कहता मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। तो अगर मैं क्वेश्चन कहना चाहूँ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन हो गया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पॉजेज मैक्स मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी
decreases. Fraction of molecules which forms product increases. जो प्रोडक्ट बना रहा है वो फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ है. क्लियर. फिर मैं कहता मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस ग्राफ से रिलेटेड. मुझे लगता है ये क्वेश्चंस, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा. इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अब कॉलिजन थ्योरी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. थैंक यू.